and I would like you to just read it through. We talked about simile, metaphor, symbolism, allegory. Yes? मैम फर्स्ट 3 पढ़े थे। Yes. So I would like to somebody to tell me what a simile is. It is there in front of you. So just can anybody just explain it to me? आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना? Yes, ma'am. So one by one, just let me know what is a simile. कोई भी आप में से बताए मुझे सिमिली क्या आपको समझ आई है उससे? व्हाट इज अ सिमिली? मैम जब हम किसी चीज को किसी चीज के साथ कंपेयर करते हैं लाइक या एज यूज करके वो सिमिली होता है। दैट इज अ सिमिली। ऑलराइट, देन व्हाट इज अ मेटाफोर? मैम दो अनरिलेटेड चीजों को जब हम कंपैरिजन करते हैं, मैम जो डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं दो चीजों के दरमियान। Okay. Right? So in simile, we can say that he is like a lion. He is as brave as a lion. This is simile. But if I say he is a lion, that is a metaphor. Metaphor. Right? Good. All right. What is symbolism? Can anybody tell me? Ma'am, to represent deeper ideas. थीम्स या कॉन्सेप्ट्स। इसमें एग्जांपल यहाँ पे तो उन्होंने डव की दी हुई है, एक फाख्ता की दी हुई है। आप कोई और दे सकते हैं मिसाल? मैम जैसे मैकडॉनल्ड का एम है, एप्पल आईफोन का एप्पल सिंबल है। Hey, that's the symbol, right? So you make a quick mental associations with the things that you are looking at. All right. What is an allegory? On. मैम कोई भी स्टोरी या पोएम जिसका मॉरल मैसेज हो। जी, सिर्फ ये नहीं है, उसमें सिर्फ मॉरल मैसेज नहीं है। वो देखें, स्टोरी, पोम और नैरेटिव दैट हैज बोथ अ लिटरल एंड अ सिंबॉलिक मीनिंग। ठीक है, सिंबॉलिक मीनिंग का है। देखिए आप पीछे आपने सिंबलिज्म पढ़ा है। सिंबॉलिक मीनिंग में होता है ऑफन यूज्ड टू कन्वे मॉरल और पॉलिटिकल मैसेजेस। फॉर एग्जांपल एनिमल फार्म, वो थी एनिमल फार्म एक पॉलिटिकल एलेगरी थी, और इसकी स्टोरी ये थी कि जो है जानवर जो होते हैं वो कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है इंसान, तो वो एक क्यास मचा देते हैं और वो कहते हैं हम अपने आप को खुद रूल करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब वो इंसानों को तो परे फेंक देते हैं, लेकिन आपस में फिर वही काम जो इंसान कर रहे थे वो ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। एंड फिर ये जो आपको नजर भी आ रही होगी पिक्चर, पिग्स दे स्टार्ट रूलिंग एंड दे स्टार्ट टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ it is a novel which has got a political allegory. यानी politicians यानी आप रूल आउट करना चाहते हैं ना, हर कोई नाला होता है, हर कोई तकलीफ में होता है अपने लीडर्स से। ठीक है, तो इसी तरह से जानवर भी अपने लीडर्स यानी इंसानों से बहुत ज्यादा खाइफ थे, मुश्किल में थे, तो उन्होंने फिर उनको निकाल दिया और उसकी जगह खुद रूल करना शुरू हो गए। जब खुद रूल करना शुरू हो गए तो वो दैट वाज अ मच वर्स सिचुएशन than the previous one. So this is a political allegory. All right. Why are we studying these literary devices? Why are they important? If you look at the first line of this document, which says literary devices are techniques or elements that writers use to enhance their writing and convey meaning more effectively. ऐसा ही है ना कि अगर आप ज़रबुल मिसल या किसी कहावत से कोई बात करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आती है, बजाय इसके कि आपको सीधी सीधी बात कही जाए, या शेर की सूरत में अगर बात की जाती है तो वो ज्यादा दूर तक, ज्यादा देर तक असर रखती है। क्या ऐसी बात है? यस मैम। जी, तो ये है एलेगरी। आगे चलते हैं हम। ये आपको मैं बेसिक्स दे रही हूँ, जो सब्जेक्ट हमने पढ़ना है जिसमें आर्ट, लिटरेचर और कल्चर तीनों चीजें आ रही हैं, उसमें ये सारी लिटरेरी डिवाइसेस बहुत ज्यादा यूज भी होती हैं और इनको
बहुत इफेक्टिवली ये अपना मैसेज भी कन्वे करती हैं, इसलिए हमें इनको पहले समझना बहुत जरूरी है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. Yes, ma'am. ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू alliteration. ठीक है, alliteration क्या है? कैन एनीबडी रीड इट फॉर मी? The repetition of consonant sounds at the beginning of words in close proximity. For example, Peter Piper picked a peck of pickled peppers. ओके, सो आपको कॉन्सोनेंट साउंड्स और वॉवल साउंड्स का पता है ना? यस मैम. आपके पास सिर्फ 5 वॉवल साउंड्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. जिन वर्ड्स के अंदर, वर्ड्स में तो बहुत जगह पे ये आते हैं, लेकिन शुरू कुछ वर्ड्स होते हैं जो इन वर्ड से शुरू होते हैं. ठीक है, जो ए से शुरू होते हैं. ठीक है, एप्पल. ठीक है, और आपको पता है कि एप्पल से पहले अ एप्पल नहीं कह सकते, आप एन एप्पल कहते हैं. ऐसा ही है ना? यस मैम. ठीक है, सो ये है आपके वो उनको कहते हैं वाउल्स, वावल्स जो होते हैं. मगर ये जो दूसरे होते हैं, जितने बाकी के अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के, वो क्या होते हैं? वो उनको Consonants. कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है. तो इसमें रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी. हर वो लफ्ज के शुरू में अगर कोई वर्ड आ रहा है, जैसे पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. अब प का लफ्ज बार बार रिपीट हो रहा है. और आपका वो एक गाना भी शायद बना हुआ है इंडिया का कोई ऐसा, जिसमें वो है वो जो क्या है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां. ऐसा है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो वो ख की आवाज है, दैट्स ऑल्सो alliteration. ठीक है, इट्स अ रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स. ठीक है, Yes, ma'am. मैम ये टंग ट्विस्टर की तरह होते हैं. टंग ट्विस्टर की तरह नहीं है जरूरी, क्यों एग्जैक्टली नहीं होते, लेकिन कहीं कहीं ये टंग ट्विस्टर की तरह होते हैं. मसलन टंग ट्विस्टर का मैं मिसाल एक और दे देती हूँ आपको. आप देखें, आप बेशक जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखें, तो फिर आप लोग ज्यादा समझ सकेंगे. ठीक है, यहाँ पे चले मैं लिखती हूँ आपके सामने, तो वो आएगा. ये है जनाब, ये कहते हैं शी सेल्स sea shells on the sea shore. ठीक है, Yes, ma'am. she sells होना चाहिए. she sells sea shells on the sea shore. अब ये थोड़ा सा टंग ट्विस्टर भी है, मगर इसमें भी आप देख रहे हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड्स, स साउंड भी हो रही है और श साउंड भी हो रही है. ऐसा ही है ना? यस मैम. ठीक है, अच्छा जी. उसके बाद आता है आपका assonance. Assonance जो होता है repetition of vowel sounds within words in close proximity. For example, the rain in Spain falls mainly on the plain. अब इसमें कौन सी sound चल रही है? A sound, which is a vowel sound. So assonance क्या है? Repetition of vowel sounds within words in close proximity. The rain in Spain falls mainly on the plain. Sleep. ये वाली जो पोम है ना, फेमस कंक्लूडेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम है, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. ठीक है, अगर आप इसको जाके देखते हैं तो इसमें देखिए, ये नजर आ रही है, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अ बिग ग्रेट अमेरिकन पोइट. आप इसमें देखिए जरा, ये देखिए लास्ट वाला स्टैंजा, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप. ठीक है, Yes. but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. ठीक है, यहाँ पे कौन सी साउंड आ रही है? E. ठीक है, which is also A vowel sound. a vowel sound. ठीक है जी, चलो let's go back to our text. So what is the next one? Who can read it for me? Which one, ma'am? After assonance, what do we have? Onomatopoeia. Onomatopoeia. ठीक है, onomatopoeia. हाँ, Word
Words that imitate or resemble the sound they describe example include buzz, hiss, and meow. हाँ, देखिए वर्ड्स दैट इमिटेट और रिजेंबल द साउंड दे डिस्क्राइब, जो साउंड वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं ना, वो उनके अंदर उनकी आवाज भी होती है एक तरह से, जैसे बज साउंड, हिस साउंड, म्याओ। हाँ, ठीक है। और ma'am. अगर जैसे आप कहें थर्ड शट, ठीक है, अब आप यू क्लोज द डोर, थर्ड शट, आपके क्लास का दरवाजा जोर से बंद करें आप, तो उसे क्या कहेंगे आप? थर्ड शट। तो ये थर्ड में आपके पास लफ्ज आ रहे हैं ना, आवाज, आवाज का एक साउंड आ रही है उसके अंदर, ठीक है। तो वर्ड्स दैट इमिटेट और रिजेंबल द साउंड दे डिस्क्राइब, गॉट इट? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. All right, next is irony. Who can read it? A contrast between what is expected and what actually happens. There are different types of irony, including verbal irony, sarcasm, situational irony, and dramatic irony. All right. Now, onomatopoeia, आप में से किसी ने बोला था कि मैम जैसे टंग ट्विस्टर्स होते हैं, तो ओनोमोटोपिया का लफ्ज जो है ना, वो थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है, ठीक है। चलें, आयरनी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ये राइटर्स, ऑथर्स, पोएट्स के और इवन आर्टिस्ट के दरमियान, आर्टिस्ट के लिए भी। क्यों? इसलिए कि वो पिक्चर्स में भी ऐसी चीज दिखाते हैं या शो करते हैं जो असल में नहीं होती, जिसका मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो अब ये क्या है? अ कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस। उसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स की आयरनीज आ जाती हैं। मसलन वर्बल आयरनी में सरकाज़म आ जाता है, हाँ हाँ भाई तुम तो बहुत ही अच्छे हो। कोई बंदा बहुत ही गलत काम कर रहा हो और आप उसे कहें कि हाँ हाँ तुम तो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो, राइट? सो बेसिकली यू आर बीइंग sarcastic. That is an example of verbal irony. Understand? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब सिचुएशनल आयरनी क्या होती है? सिचुएशनल आयरनी होती है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में कि आप एक्सपेक्ट बिल्कुल डिफरेंट कर रहे थे। मसलन आप चले इस तरह से मैं आपको समझाती हूँ कि आप अपने घर में दाखिल हुए, आपको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, एंड यू आर फीलिंग वेरी ग्लूमी एंड सैड, ठीक है। लेकिन आपके दोस्तों ने दे थ्रू अ पार्टी फॉर यू बिकॉज इट इज योर बर्थडे, ठीक है। सुबह से आपको किसी ने विश नहीं किया और आप यू आर डिजेक्टेड कि भाई ये मुझे तो किसी ने विश नहीं किया। तो और लेकिन क्या होता है कि आप मतलब अपने घर में जाके बत्ती जलाते हैं और वो एकदम वहां पे आपको सरप्राइज पार्टी देते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ऑलराइट? दैट इज अ सिचुएशनल आयरनी। यू वर एक्सपेक्टिंग अ क्वाइट नाइट, nobody asking you anything, and that is something you expect, you find, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब ड्रामेटिक आयरनी। व्हाट इज ड्रामेटिक आयरनी? ड्रामेटिक आयरनी ये होता है कि आपके टीवी पे, अब आप लोगों को मैं मिसाल थिएटर की नहीं दे रही, मैं टीवी की दे रही हूँ। थिएटर में तो बहुत ज्यादा ये होता है, लेकिन टीवी में भी होता है। आपका ड्रामा चल रहा है तो क्या होता है कि ऐसी चीज, यानी जैसे एक कोई एक्टर है, वो चलता चलता आगे जा रहा है या अपने बैक फुट पे चल रहा है, ठीक है, और उसको नहीं पता कि यानी सॉरी आगे को जा रहा है लेट्स से, और पीछे से उसके कोई और बंदा आ रहा है जिसकी उसको खबर नहीं है, लेकिन ऑडियंस को उसकी खबर है जो पीछे से बंदा आ रहा है। ऐसा होता है ना? Yes, ma'am. ठीक है। सो दैट इज ड्रामेटिक आयरनी, व्हेन द ऑडियंस नोज what is happening on the screen, but the person or the actor on the screen does not know what is happening behind me. Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So this is irony. All right. Now, what is the next thing? Foreshadowing. Read it. A literary device is used to give readers hints or clue about future events in a story, creating anticipation and tension. All right. Again, this is something which happens a lot in the drama.
जो आने वाले वाकयात होते हैं उनके लिए राइटर या आपका जो डायरेक्टर है, जो ड्रामा आप देख रहे हैं उसमें वो हिंट या क्लूज फेंकता है कि आपको पता चल जाए कि अब क्या होने वाला है। मसलन एक गाड़ी ड्राइव कर रहा है कोई बंदा और वो थोड़ी रैश ड्राइव कर रहा है, ठीक है, और उसको इस तरह से पिक्चराइज किया जा रहा है कि आपको पता चल रहा है कि अब इसने लगना ही लगना है गाड़ी ने, ठीक है, Yes, ma'am. समझ गए? तो दिस इज फोर शैडोइंग। Yes, ma'am. अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, कौन बोलेगा? Hyperbole. हाइपरबोले, Hyperbole. हाइपरबोले, ठीक है। Okay. Yes, ma'am. Exaggerated statements or claims that are not meant to be taken literally, often used for emphasis or humor. For example, I have told you a million times. ठीक है, ऑफ कोर्स यू हैवंट टोल्ड एनीबॉडी अ मिलियन टाइम्स, मगर आप उसको एग्जैजरेट करके बोल रहे हैं, ठीक है, कि Yes, 1000 दफा तो तुम्हें बता चुका हूं, ठीक है, मगर आपने 1000 दफा बताया नहीं होता, राइट? सो दैट इज हाइपरबोले एंड दैट्स समथिंग फिगर ऑफ स्पीच है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, इट इज अ लिटरेरी डिवाइस जो राइटर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। Personification, हम्म, giving human characteristics or qualities to non-human objects, animal, or concept. For example, the wind whisper through the trees. देखिए विंड विस्पर नहीं करती, इंसान विस्पर कर सकते हैं एक दूसरे को, है ना, ठीक yes, है। ma'am. सो आपने वो उसको एक पर्सोनिफाई कर दिया है, आपने विंड को एक पर्सोनिफिकेशन क्या एलिमेंट दे दिया, आपने उसे पर्सोनिफाई कर दिया है, और यहाँ कह रहे हैं विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, ठीक है, या द विंड हाउल्ड थ्रू द जंगल और थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है। हाउल भी एक वुल्फ करेगा मगर वो विंड नहीं करेगी, ठीक है ना, Yes, ma'am. ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट। Allusion. जी, A reference to a well-known person, place, event, or work of literature or art. Authors use allusions to evoke emotions or associations in the reader. For instance, referencing Shakespeare's Romeo and Juliet in a love story myth. ऑलराइट, सो यहाँ पे एल्यूजन क्या होता है, सॉरी वो जो एलिग्री मैंने आपको बोला है ना, एलिग्री का भी मैं एग्जांपल और दे दूंगी, लेकिन एल्यूजन का एग्जांपल मैं आपको दूंगी बोर्ड पे समझा के। इसको भी काइंडली मार्क कर लें अपने पास, जब मंडे को आप आएंगे तो आपने मुझे रिमाइंड कराना है कि मैम आपने एलिग्री और एल्यूजन का बताना है हमें। यहाँ पे आपको इस जो लिखा हुआ है उससे क्या समझ में आ रहा है कि देखिए शेक्सपियर का जो एक प्ले था रोमियो एंड जूलियट, ठीक है, नाम सुना हुआ है आपने, तो ऐसे ये एल्यूजन है किसी भी राइटिंग में, जब आपको ये रोमियो एंड जूलियट का लफ्ज आएगा तो आप कहेंगे हाँ हाँ वो जो बहुत ज्यादा हु वर द लवर्स, ठीक है, ऐसा ही है ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो रोमियो एंड जूलियट हो गया, हीर रांझा हो गया, ठीक है, सस्सी पुन्नू हो गया, ये सारे आपके यहाँ भी बहुत मौजूद हैं इस तरह के, ठीक है। सो दीज आर एल्यूजन्स, ठीक है, आगे चलिए, Imagery, ठीक है, इमेजरी, यस, vivid and sensory language that creates mental pictures and appeals to the senses. Authors use imagery to make their descriptions more vivid and immersive. ठीक है जी। इमेजरी जो है वो भी ऐसी ही चीज है कि आप पढ़ रहे हैं कुछ तो आपके दिमाग में एक मेंटल पिक्चर साथ साथ चल रही है, बन रही है, उभर रही है, ठीक है। विविड एंड सेंसरी लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज यूज करता है राइटर कि वो आप दैट क्रिएट्स मेंटल पिक्चर्स एंड अपील्स टू द सेंसेस, ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। मसलन अगर मैं ऐसा बोलूं कि बहुत अंधेरी रात है, एक बहुत अंधेरी रात है और बिल्कुल हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है और एकदम बिजली चमकती है, तो क्या थोड़ी सी रोशनी हो जाएगी, ठीक है। अगर मैंने बस यहाँ तक बोला है तो आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन में आपके वही सीन आया है ना, Yes, ma'am. तो ये है इमेजरी, ठीक है, Yes. अंडरस्टैंड। चलें आगे चलिए,
Flashback, a narrative device that takes the reader back to an earlier point, in time to provide background information or context. ही बहुत जगह पे आपके ड्रामाज में, मूवीज में ऐसा हो रहा होता है कि बंदा अभी बैठा हुआ है और पीछे सोचों में गुम जाता है, और फिर वो गुम के बताता है, फिर उसे पता चलता है कि जी बचपन में ऐसा था वो, या कुछ भी उसके बारे में. That is a flashback. It's basically the story is moving back and forth from present to past in order to tell the audience that this is what was earlier on and this is how it impacted his life. ठीक है, Yes, ma'am. बात समझ आ रही है? जी मैम, आ रही है. यस अच्छा, मैम। आप लोग मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, एक बात मैं जरा यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूं, मैं हिज बोल रही हूँ ना, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि मैं हिज बोल रही हूँ, ये हिज और हर दोनों हैं. ये मुश्किल सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में है कि वो हिज और हर के चक्कर में बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं, ठीक है? बिल्कुल. मगर हमारे यहाँ जैसे अगर हम मिसाल दें कि आदमी को भी मुयस्सर नहीं है इंसान होना, ठीक है? आदमी को भी मुयस्सर नहीं है इंसान होना. इसमें आदमी का लफ्ज आदमी एज मैन नहीं है, इसमें है इंसान, यानी कि इंसान को इंसान बनना भी नहीं आता. इसका यही मतलब है ना? Yes, मैम. ठीक है, तो हमारे यहाँ और मैम, बहुत सी एक डिफरेंट मिसाल इस तरह लैंग्वेजेस भी में. है, जी, इसकी एक मिसाल इस तरह भी है कि जब हजरत बोलते हैं तो हजरत आमना या हजरत आयशा इस तरह बोलते हैं, और साथ हजरत उमर या हजरत अली ये भी बोलते हैं. जी जी जी, वो भी एक है. और दूसरा ये भी आपको वो आप हाँ रेफरेंस के लिए, आप रिस्पेक्ट के लिए हजरत लगाते हैं सबके साथ. और ये चीज टर्किश लैंग्वेज में भी है कि उनमें कोई ये ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, यानी वो मेल फीमेल का इतने जेंडर का प्रॉब्लम सिर्फ अंग्रेजी जबान में है, ठीक है? Yes, मैम. हाँ, ना ही हमारी ईस्टर्न लैंग्वेजेस में इसका कोई सवाल उठता ही नहीं है, ठीक है? उसका एक बहुत गहरा ताल्लुक है उस 20th सेंचुरी की विमेन लिबरेशन और फेमिनिज्म की मूवमेंट से, कि यहाँ पे जो अभी खैर माशाल्लाह हमारे यहाँ भी सरायत कर गई है पूरी तरह से अजीबोगरीब तरीके से, लेकिन वो जो उन्होंने शुरू किया था उनको उनके हकूक नहीं दिए जा रहे थे. लेकिन ईस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी में, ईस्टर्न कल्चर्स में औरतों के भी हकूक बहुत ज्यादा थे हमेशा से. ये अलग बात है दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते, मगर थे हमेशा से, और खास तौर पे इस्लाम में. तो फिर क्या था, फिर क्या है कि हमें तो कोई जरूरत नहीं है इतनी हमें मुसीबत में कि ओहो आपने हिज कह दिया तो हर नहीं कहा. तो ये हिज हर सिर्फ अंग्रेजी का चक्कर है बेटा, ठीक है? याद रखिएगा. Are you there? या मैम. Yes, मैम. Okay. यस मैम। अब आगे चलिए. Who's going to read this juxtaposition? Juxtaposition, the placement of two contrasting or opposing elements, ideas, characters, settings side by side to highlight their differences and create impact. अब होता ये है, जक्सटापोज करना होता है कि कोई आइडियाज, कैरेक्टर्स या सेटिंग्स साथ साथ रखी जाएं. मसलन ब्लैक एंड व्हाइट अगर साथ साथ रखा जाए, या एक बहुत लंबा इंसान, ऊंचा इंसान और एक बहुत छोटा इंसान एक आपस में साथ में खड़े में, यू जस्ट जक्सटापोज देम टुगेदर, तो उनको उनके दरमियान का डिफरेंस बहुत ज्यादा हाईलाइट होके आता है. ऐसा ही है ना? Yes, मैम. ठीक है, तो ये है इसको कहते हैं जक्सटापोजिशन. मैम क्या होता है? ये होता है कि आप कोई कंट्रास्टिंग या अपोजिंग एलिमेंट्स या आइडियाज को, कैरेक्टर्स को, सेटिंग्स को साइड बाय साइड टू हाईलाइट देयर डिफरेंसेस एंड क्रिएट इम्पैक्ट. मसलन आप दो तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ठीक है? Yes, मैम. यस मैम. एक बहुत अंधेरी रात की, एक बहुत ब्राइट सनी दिन की. तो अगर Yeah. दोनों पिक्चर्स आपके सामने हैं, अब ये आपके दिमाग में इमेजरी भी क्रिएट होनी चाहिए. अगर दोनों पिक्चर्स आपके सामने स्क्रीन पे हैं, तो उनको जब आपने साथ साथ रखा है तो आपको दोनों का डिफरेंस, एक अंधेरी रात और दिन का, एकदम ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा. ऐसा ही है ना? बिल्कुल Yeah. मैम, ऐसे ही. बिल्कुल.
जी, दैट इज जक्सटापोजिशन। इसी तरह कोई बहुत लंबा इंसान, ऊंचा इंसान और एक बहुत छोटा इंसान अगर आपस में, या एक काला, बहुत काला इंसान है और एक बहुत सफेद इंसान, if you're going to put them side by side, you're going to juxtapose them together, then you would find that you can easily decipher the difference between the two. You can easily understand the difference between the two. ऐसा ही है ना? Yes, ma'am. ठीक है, ये है जक्सटापोजिशन। ये सारी लिटरेरी डिवाइसेस कहीं ना कहीं आपके जो कुछ भी आप पढ़ेंगे उसमें आएंगी, ठीक है। और आपने उस वक्त अपने दिमाग में रिकॉल करना है कि यार यहाँ पे जक्सटापोजिशन आ रही है, यहाँ पे फ्लैशबैक आ रहा है, इमेजरी आ रही है, इल्यूजन आ रहा है, पर्सोनिफिकेशन आ रही है, हाइपरबोले आ रहा है, क्या चीज आ रही है यहाँ पे, ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑक्सीमोरॉन। हु इज गोइंग टू रीड इट? Oxymoron, a combination of contradictory or opposing words, often used for emphasis or to create irony. Examples include bittersweet and deafening silence. ठीक है, देखिए बिटर स्वीट, कड़वा भी और यानी कड़वा सच आप जैसे कह लें, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब वो चले, वो तो एडजेक्टिव है ज्यादा, कड़वा सच तो एडजेक्टिव। बिटर स्वीट जो है, कोई चीज बिटर भी है, कड़वी भी है और स्वीट भी है, तो ये आप दो बिल्कुल ऑपोजिट चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। बिटर स्वीट हो गया, या डेफनिंग साइलेंस। डेफनिंग साइलेंस, एक डेफनिंग तो होता है कि आपके कान बंद हो रहे हैं, इतनी ऊंची आवाज है, लेकिन आप साइलेंस को कह रहे हैं डेफनिंग साइलेंस, ठीक है। कहीं ऐसा भी साइलेंस हो सकता है आपके किसी ड्रामे में, आपके किसी जगह पे, कि आपको वो इतना ज्यादा तकलीफ दे हो कि इट इज डेफनिंग, अंडरस्टैंड? सो Yes, ma'am. दिस इज एन ऑक्सीमोरॉन, ठीक है Yes, ma'am. जी। नेक्स्ट यूफेमिज्म। The use of, जी जी, The use of milder or less direct word or phrase to replace a harsh or blunt one. For example, passed away instead of died. ठीक है। मर गया कहने की बजाय वो चल बसा, आप उसे ये क्या कह सकते हैं उर्दू में? चल बसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ डाइड, ठीक है। तो आप उसको एक बेहतर तरीके से बात करते हैं। यूफेमिज्म में आप एक कड़वी सी बात को भी, बुरी सी बात को भी जरा सा बेहतर तरीके में बात करते हैं, ठीक है। yes, ma'am. आगे चलिए, ये वाला जो है यूफिज्म, मैंने दोनों को सिर्फ वो करने के लिए आप लोगों के लिए भेजा है, ये रखा है यहाँ पे यूफिज्म। हालांकि ये आपसे डायरेक्टली नहीं है, लेकिन क्या है ये, जरा कोई पढ़े मेरे साथ। Euphuism is a highly ornate, artificial, and mannered prose style popular in late 16th century English literature. Derived from John Lyly's novels Euphues, 1578 to 1580. It is characterized by excessive, balanced, and antithetical sentence structures, frequent alliterations, and extensive, often convoluted similes drawn from nature and classical mythology. For example, is it not far better to abhor sins by the remembrance of others' faults than by repentance of thine own follies? Euphues, one lecture by the wise Neapolitan. नेपोलिटन, छोड़े। ये देखें, अब ये यूफिज्म जो है ना, जो है कि बहुत ज्यादा आप उसमें ऐसी गहरी लैंग्वेज इस्तेमाल करें जिसमें आपके पास एलिट्रेशन भी आ रही है, उसमें सिमिलीज भी आ रही हैं, उसमें पर्सोनिफिकेशन भी आ सकती है, उसमें बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं ये सब सारे, ये जो ऊपर आपने पढ़े हैं जितने भी ये लिटरेरी डिवाइसेस वो पढ़े, तो वो अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो काफी थिक लैंग्वेज बन जाती है, बड़ी मुश्किल से आपको फिर अंडरस्टैंड करेंगे, हर लफ्ज पे आप अटकेंगे और आप कहेंगे यार इसका मतलब नहीं आएगा समझ, तो हम आगे नहीं चल सकते, ऐसा ही है ना? Yes, ma'am. तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे उसने एक एग्जाम्पल दिया है, इज इट नॉट बेटर, फार बेटर। अब यह देखें, ये जरा सा आसान नहीं है, अंग्रेजी थोड़ी सी मुश्किल करके बोल रहे हैं। इज इट नॉट फार बेटर टू एबहॉर सिंस, ठीक है, कि गुनाहों को आप उनसे नफरत करें, बाय रिमेम्बरेंस ऑफ अदर्स फॉल्ट्स, आप बजाय इसके कि खुद वही फॉल्ट करके एक्सपेरिमेंट करके और फिर सीखें, बजाय इसके आप क्यों ना किसी की गलती से सीख लें।
ऐसा ही है ना? Yes, ma'am. अक्लमंद दूसरों की गलतियों से सीखता है ना, बेसिकली ये बात कही जा रही है कि अक्लमंद जो है वो जरूरी नहीं कि वो खुद गिर के सीखे कि गिरना क्या होता है, ठीक है? So is it not far better to abhor sins by remembrance of others' faults than by repentance of thine own follies? ठीक है, अपनी हाँ गुनाहों पे पशेमान और नादिम होने की बजाय बेहतर नहीं है कि आप किसी और के सिन से अकल इस्तेमाल कर लें? बिल्कुल मैम. बिल्कुल मैम. ठीक है, ये होता है यूफिज्म. यस, नेक्स्ट. Anaphora. हम्म The repetition of a word or phrase at the beginning of successive clauses or sentence for rhetorical effect. For example, I have a dream in Martin Luther King, your famous speech. हाँ जी, अब जरा ध्यान से सुने. आप पीछे आप पढ़ के आए हैं दो चीजें. क्या चीज? एलिट्रेशन और एसोनेंस. ऐसा ही है ना? Yes, ma'am. Alliteration Yes, or ma'am. assonance. Alliteration is the repetition of consonant sounds. Assonance is the repetition of vowel sounds. यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं? एनाफोरा बहुत मजे की चीज है और खास तौर पे जो तकरीर करने वाले होते हैं वो यूज करते हैं. ठीक है, वो कैसे करते हैं? द रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड या एक फ्रेज. फ्रेज कहते हैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ठीक है, या एक पूरा पूरा वर्ड या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेस हर और सेंटेंसेस फॉर रेट्रिकल इफेक्ट. रेट्रिकल इफेक्ट होता है कि आप दूसरे को यानी आप उस पे वो कर रहे हैं, क्या उसे कहते हैं कि आप रेट्रिकल इफेक्ट होता है जिसमें जैसे तकरीर में किया जाता है. ठीक है, तकरीर में ये किया जाता है कि आपका मैक्सिमम इम्पैक्ट हो. ठीक है, रेट्रिकल इफेक्ट लाने के लिए. ये जो मार्टिन लूथर किंग का पता है कौन था? No, ma'am. अच्छा, ये आप लोगों को तो पता होना चाहिए. जी, आई हैव अ ड्रीम. ये जब जो कालों को बहुत ज्यादा पीसा जाता था, ये देख रहे हैं आप कितना दबाया जाता था अमेरिका में. ठीक है, तो ये है ये 1963 में. ठीक है, 1963 में ये उसने की थी. और आपको थोड़ी सी तस्वीर नजर आ रही थी, जैसे ये तस्वीर है, देख रहे हैं आप किस कदर मखलूक है यहाँ पे. ठीक है, तो इसने ये अपनी जो इसने इसका हर सेंटेंस के आगे पीछे थोड़े सेंटेंसेस के बाद आई हैव अ ड्रीम टू डू दिस, आई हैव अ ड्रीम टू डू दिस. ठीक है, तो फिर सारी दुनिया इसके पीछे लग गई थी और इसने इन जो ब्लैक थे, जो अमेरिका में ब्लैक थे, जो बहुत ज्यादा मुश्किल और हालात में रहते थे, उनका काफी यानी उनको यानी कि लाइमलाइट में लाया. ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे कह रहा है आई हैव अ ड्रीम. ठीक है, ये कह रहा है ये आई हैव अ ड्रीम स्पीच बाय रेवरेंड मार्टिन लूथर किंग एट द मार्च ऑन वाशिंगटन. ठीक है, मार्च ऑन वाशिंगटन. ये वाशिंगटन स्क्वायर इसको कहते हैं. ये जो जगह थी ना, इसको वाशिंगटन स्क्वायर कहते हैं. जब मैं गई थी यूएस तो मैं ये वाशिंगटन स्क्वायर को जाहिर है विजिट भी किया था. तो ये पूरा ना इस तरह मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं. ये इस तरह ये देख रहे हैं आप, मॉन्यूमेंट्स बने हुए. एक लाइन में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनमें बहुत दूर तक बंदा चल चल के जाता. यहाँ पे इसने ये तकरीर की थी. एंड ये वाली जो तकरीर है, इसमें बार बार वो कहता था I have a dream to do this, I have a dream to help you in this manner or something like that. ठीक है, तो ये वाली इस लिटरेरी डिवाइस को क्या कहते हैं आप? एनाफोरा. ठीक है, अंडरस्टैंड? यस मैम. नीचे क्या लिखा हुआ है? Who's going to read this? These literary devices are powerful tools that writers use to craft their works, engage readers, and convey deeper layers of meanings. These are essential for creating effective storytelling and enhancing the impact of literature. ठीक है, अच्छा, ये कह रहे हैं these literary devices are powerful tools that writers use to craft their works, engage readers, and convey deeper layers of meanings. यानी जो पावरफुल लिटरेचर होता है बेटा, वो उसमें लेयर्स ऑफ मीनिंग्स होती हैं.
अब ये लेयर्स ऑफ मीनिंग्स का क्या मतलब है, यानी उसमें बहुत सारे मीनिंग्स आप उससे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? इसलिए कि वो बड़ी गहरी बात होती है। बात समझ Yes. आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है। सो दे आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग एंड एनहांसिंग द इम्पैक्ट ऑफ लिटरेचर। अब ये हमारा जो मकसद है कि हमने लिटरेचर को पढ़ना है या लिटरेचर की तरफ जाना है, ये जरूरी क्यों है? देखिए, स्टोरी टेलिंग आपका सब्जेक्ट मीडिया साइंसेस का है, उसमें भी बहुत ज्यादा स्टोरी टेलिंग आती है। और फिर स्टोरी टेलिंग का तरीका, जिसमें अगर ये आप लिटरेरी डिवाइसेस को यूज करेंगे तो आपकी बात में ज्यादा दम आएगा, ज्यादा गहराई आएगी, ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। ऐसा ही होगा ना? बिल्कुल मैम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ लिटरेचर, इसलिए लिटरेचर को हमें समझ, देखें आप ड्रामास देखते हैं, आप कोई मूवीज देखते हैं, ये भी पार्ट ऑफ लिटरेचर है, ठीक है। तो लिटरेचर जो है वो असल में तो, जो अगर ड्रामा होता है तो पहले कोई लिखता तो है ना उसको, ड्रामे को लिखा जाता है ना। यस मैम। ठीक है। तो ड्रामा लिखना भी कोई आसान काम तो नहीं है, वो जो लिखते हैं वही जानते हैं ना, हर कोई तो नहीं लिख सकता, ऐसा ही है ना? या मैम। ठीक है। सो यहाँ पे ये लिटरेरी डिवाइसेस इसलिए जरूरी हैं। इसी से मिलता हुआ अब हमारे पास आता है दूसरा सवाल, वो आता है ये वाला, जो कि आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आप लोगों को मैं ये थोड़ा सा पढ़ाती हूँ और फिर हम इसके अब बाद आपको, यानी ये जो प्रीएम्बल वाले क्लासेस हैं, यानी ये दो आज की जो क्लासेस हैं, इसमें आपको समझ आ जानी चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमने किस तरफ जाना है और क्यों जाना है, ठीक है। फिर हम यानी आहिस्ता आहिस्ता आसानी से मुश्किल की तरफ जाएंगे। मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। तो अब यहाँ पे देखिए, व्हाट इज लिटरेचर। अब हम सवाल ये पूरा कर रहे हैं कि लिटरेचर है क्या चीज भाई, ये लिटरेचर क्या है और क्यों है, ठीक है। आप कोई बात भी करते हैं, आप जैसे एंकर भी बनते हैं टीवी पे, तो आखिर आपके बात में कोई दम होगा तो कोई आपको सुनेगा ना। यस मैम। ऐसा ही है ना? चल, हु इज गोइंग टू रीड दिस फॉर मी? Literature refers to written or spoken words that are considered to have artistic, intellectual, or cultural value. बस आपने एक एक सेंटेंस पे रुकना है, मैं आपको एक एक सेंटेंस समझाऊंगी पहले। लिटरेचर रिफर्स टू रिटन और स्पोकन वर्क्स, या रिटन होते हैं या बोले जाते हैं, जाहिर है जो रिटन होंगे वो बोले भी जाएंगे, ठीक है। दैट आर कंसिडर टू हैव आर्टिस्टिक, इंटेलेक्चुअल और कल्चरल वैल्यू। इनमें आर्टिस्टिक वैल्यू भी होती है, इनमें इंटेलेक्चुअल वैल्यू भी होती है, यानी कि आपके इंटेलेक्ट को भी वो एड्रेस करते हैं, और कल्चरल वैल्यू भी होती है, एक कल्चर के तनाजुर में, एक कल्चरल की बैकग्राउंड में आपसे कोई लिखा जाता है, ठीक है। आगे चलिए। It encompasses a wide range of written and oral forms of expression, including fiction, non-fiction, poetry, drama, essays, and more. हाँ जी, देखिए आपके पास, आपने कभी फिक्शन, कभी स्टोरीज पढ़ी हैं? यस मैम। बचपन में स्टोरीज पढ़ी होंगी ना, जी अभी मैम। भी शायद पढ़ते होंगे, ठीक है। फिक्शन आ गया तो वो फिक्शन आ गया। नॉन फिक्शन होता है जो, जैसे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं अगर, ठीक है ना, वो नॉन फिक्शन है। आपकी रिपोर्टिंग पहले लिखी जाती है फिर बोली जाती है, और कहीं कहीं स्पोकन भी होती है। सिर्फ आप लाइव रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो वो नॉन फिक्शन ही है ना, ठीक है। यस मैम। सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं, उसके अलावा आपकी बहुत सारी ऐसी किताबें होंगी जो आप पढ़ेंगे जिनमें वो नॉन फिक्शन होंगी, ठीक है। फिर उसमें पोइट्री आती है, शायरी आती है, यानी ड्रामा आ जाता है, फिर एसेज आ जाते हैं, मजमून आ जाते हैं, और बहुत बहुत कुछ और आता है। तो ये लिटरेचर जो है, इसमें बहुत कुछ आता है। लिटरेचर तकरीबन सब चीजों पे हावी है, समझ रहे हैं आप?
Yes, ma'am. आई डोंट नो आप में से कितने बच्चों को समझ आ रही है या नहीं आ रही है इस क्लास Yes, में। ma'am. मैम आ रही है। आ रही है मैडम। वाह जी वाह, ये तो सारे ही बोल पड़े हैं, वाह, ये दैट्स गुड टू नो। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट सेंटेंस? Literature is a reflection of human creativity and the human experience, and it often explores themes, emotions, and ideas in depth. हाँ, लिटरेचर बेसिकली आपका इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक है? Yes, ma'am. And it often explores themes, emotions, and ideas in depth. Now, literature is a reflection of human creativity. Basically, literature human creativity है and human experience. बिल्कुल उसी तरह से जैसे कभी अगर आप पेंटर हैं, लेट्स से, तो किसी ने अगर कोई पेंटर है, कोई भी आप में से कोई आर्टिस्ट है, कोई एक्टर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है, कोई भी अगर आपने कभी हॉबी इस तरह की होगी, तो आप जब उसको बनाते हैं तो आप उसमें अपने आप का ह्यूमन एक्सपीरियंस और अपनी क्रिएटिविटी डालते हैं ना। Yes, ma'am. तो ये आप इसमें, और इट ऑफन एक्सप्लोर्स थीम्स, इमोशंस एंड आइडियाज इन डेप्थ। बहुत गहराई में जाके आप लिटरेचर में चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है? और ठीक है, तो अच्छा जी, here are some key characteristics and aspects of literature। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है? ये हर जगह पे आपको इस्तेमाल होंगी, ठीक? मसलन पहला वाला, somebody reads it for me। Creative expression. Literature Literature is a form of artistic expression where writers use language to create imaginative and meaningful works. Authors use literary devices such as metaphors, similes, symbolism, and allegory to convey their ideas and emotions. ठीक है जी, देखें वही चीजें आ गई जो अभी हमने पढ़ी हैं। क्रिएटिव एक्सप्रेशन आप जब बनाते हैं तो वो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होता है जहां पे राइटर्स ऐसी यूज करते हैं लैंग्वेज, इमेजिनेटिव या मीनिंगफुल वर्ड्स यूज करते हैं, और अपने वर्क्स को, सॉरी, इमेजिनेटिव एंड मीनिंगफुल बनाने के लिए ऑथर्स दे यूज लिटरेरी डिवाइसेस, मेटाफर्स, सिमिली, सिंबलिज्म, जो जो उनको जरूरत होती है, ठीक है? और एक क्लास में कम्युनिकेशन। Communication literature serves as a means of communication, allowing others to convey their thoughts, ऑथर्स, feelings, and ठीक है, perspectives to readers or listeners. It often explores complex themes, characters, and situations. ठीक है? कम्युनिकेशन करता है ना, कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है? लिटरेचर आपको serves as a means of communication, allowing authors to convey their thoughts, feelings, and perspectives to readers or listeners. It often explores complex themes, characters, and situations. ठीक है? Yes, ma'am. जैसे कश्मीर के ऊपर उन्होंने कितनी फिल्में बना ली हैं अब माशाल्लाह से। 1950 के दहाई से शुरू हुए में हैं इंडियंस, और उन्होंने अपनी बैटल जो है बैटल फील्ड पे नहीं, अपने मीडिया की फील्ड में उन्होंने ये जीत ली है, ये कम्युनिकेशन कर करके, अपनी तरफ की कम्युनिकेशन कर करके। क्यों? इसलिए कि दूसरी साइड की तो कम्युनिकेशन है ही नहीं माशाल्लाह, उनको पता ही कोई नहीं है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल मैम। ठीक है, तो ये चीज ये इसको हम थोड़ा जब हम पढ़ेंगे मजीद तो हम, आई एम गोइंग टू जस्ट ब्रिंग दिस अप फर्दरमोर। आगे चलिए। Cultural significance. Literature reflects the culture, historical, and social context in which it is created. It can provide insights into the values, beliefs, and concerns of a particular time and place. ठीक है, कल्चरल सिग्निफिकेंस भी होता है हर चीज में। मसलन आपको एक प्रोग्राम जो एक अगर कोई मूवी है, कोई 1960s की बनी हुई है, 1970s की बनी हुई है, 1980s 90s की बनी हुई है, और आज की बनी हुई है, तो उसमें आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आता है, ठीक है ना, उनके वैल्यूज, बिलीव्स और कंसर्न से। Yes, ma'am. ठीक है, चले आगे चलिए। Interpretation and analysis. Literary works are often open to interpretation, and readers can analyze and engage with the text on multiple levels.
Interpretive aspects allow for a variety of perspectives and discussions. ठीक है, आप एक ही किसी भी उसकी तकरीर लें, किसी भी किसी भी लीडर की तकरीर ले लें, ठीक है, तो अब हर कोई उसको डिफरेंट तरीके से एनालाइज या इंटरप्रेट कर रहा होता है, ऐसा होता है ना? यस मैम, होता है। तो ये है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, ठीक है, उसको फिर उसके ऊपर इंटरप्रेट किया जाता है, या जैसे आपका क्रिकेट मैच होता है तो उसको बहुत से एंगल से उसको इंटरप्रेट किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल मैम। जी आगे चलिए। Genres. Literature can be categorized into different Genres, इनको genres. ये जी से शुरू हो रहा है लफ्ज, लेकिन इसको जॉनरा बोला जाता है, जॉनरास। Literature can be categorized into different genres, such as fiction, novels and short stories, poetry, drama, plays, non-fiction, essays and biographies, and more. Each genre has its own conventions and techniques. ठीक है जी, अब ये आप इन सब जॉनरा से फेमिलियर होंगे, फिक्शन से भी है, नॉवल की सूरत में हो जाए, चाहे शॉर्ट स्टोरी की सूरत में हो जाए, Yes ma'am. समझ आई, या पोइट्री की सूरत में हो जाए, या ड्रामा की सूरत में हो जाए, या नॉन फिक्शन एसेज कहीं आप पढ़ लेते हैं, कहीं तकरीरें सुन लेते हैं, कहीं बायोग्राफीज पढ़ लेते हैं, ये सारे जॉनरास हैं, और ईच जॉनरा हैज इट्स ओन कन्वेंशंस एंड टेक्निक्स एंड ओन इम्पैक्ट, ठीक है, इनका इम्पैक्ट भी डिफरेंट होता है, ठीक है। Yes. Timelessness. Many literary works have a timeless quality and continue to be read and appreciated across generations. Classics like William Shakespeare plays, Jane Austen novels, and Homer epic poems, for example, are still widely read and studied today. ठीक है, अच्छा, लिटरेचर जो होता है ना, लिटरेरी वर्क, वो उसमें एक टाइमलेसनेस होती है, यानी उस वक्त अगर वो 18वीं सदी में लिखा गया है, 16वीं सदी में लिखा गया है, होमर का तो इट वाज बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बीसी में लिखा गया है होमर की, ठीक है, पोम्स, ये सारी की सारी दे आर स्टिल रेड टुडे, एंड दे आर read and understood and discussed upon, and they are interpreted and analyzed. Why? Because they are timeless, ठीक है। Yes ma'am. और तो आप बात छोड़ ही दीजिए, जो सबसे बड़ी किताब है लिटरेचर की वो है कुरान हकीम, ठीक है, इट इज टाइमलेस, इट इज टाइमलेस, बेशक मैम। ठीक है, और अगर कोई उसके मज़ामीन को या उसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करे तो वो एक दूसरी दुनिया में चला जाता है, और वो यानी वो एक टाइमलेस चीज है, ठीक है, और उसको हमने कभी एज अ बुक ऑफ लिटरेचर पढ़ा ही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, हम उसको एक रिलीजियस किताब समझ के एक साइड पे बस रखते हैं, लेकिन हालांकि वो एक टाइमलेस लिटरेरी वर्क है, लिटरेरी मास्टरपीस of not of any human being but the creator himself. Understand? Yes ma'am. Okay, let's carry on. Aesthetic value. Literature often emphasizes the use of language for its aesthetic qualities, including rhythm, imagery, and wordplay. This aesthetic dimension contributes to the enjoyment of literary works. जी, अब इसमें एस्थेटिक वैल्यू भी होती है लिटरेचर में, मसलन आपके इंक्लूडिंग रिदम, ठीक है, रिदम, मसलन Yes. अगर मैं आपके सामने एक शेर बोलूं, अब ध्यान से सुनिएगा, मूसा, ये शेर नहीं है, ये एक रुबाई है, यानी 4 लाइन्स का एक स्टैंजा है। मूसा ने अर्ज की ये बारे खुदा, मूसा ने अर्ज की ये बारे खुदा, मकबूल तेरा कौन है बंदों में सिवा, इरशाद हुआ बंदा हमारा वो है जो ले सके और न ले बदी का बदला। समझ आ रही है? मुझे लगता है किसी को सुनाए, समझ ही नहीं आई। मैम इस बात की नहीं आई। हमारी उर्दू थोड़ी कमजोर है। इतनी कमजोर है कि मैंने इतनी आसान वाली बोली है, वो भी नहीं आई आपको? चले फिर दोबारा बोलती हूँ, ध्यान से सुनिए। Yes, मूसा ने अर्ज की
ये बारे खुदा हजरत मूसा के साथ एक हिकायत है, दिस इज जस्ट हिकायत, जिसे शॉर्ट स्टोरी आप कह रहे थे, ठीक है। एक Yes, कोई उनके साथ मतलब हिकायत मरवी है कि मूसा ने अल्लाह से पूछा, ठीक है, मूसा ने अर्ज की बारे खुदा, ठीक है, अल्लाह के, हाँ, पूछा अल्लाह से कि मकबूल तेरा कौन है बंदों में सिवा, कौन सा बंदा है जो तेरी नजर में बहुत ज्यादा यानी तुझे बहुत पसंद है, तुझे कबूल है, मकबूल तेरा कौन है बंदों में सिवा, ठीक है। तो इरशाद हुआ, यानी अल्लाह इरशाद करता है, इरशाद हुआ बंदा हमारा वो है जो ले सके और ना ले बदी का बदला, जो ले सकता हो बट ले ना वो बदी का बदला, यानी किसी ने उसके साथ बुराई की है, वो उसका बदला ना ले, ना ले, लेकिन वो यानी ले सकता हो, he is capable of doing that, yes he is मैम, capable of taking advantage. या मैम समझ आ एक गया। सेकंड, आपके पास ये जो कुछ मैंने अभी बोला है, इसमें एस्थेटिक वैल्यू भी आ रही है, इसमें रिदम भी आ रहा है, इसमें एक इमेजरी भी आ रही है, इसमें एक वर्ड प्ले भी आ रहा है ना? Yes, ma'am. कुछ समझ आई है कि नहीं? मैम ये रिदम का थोड़ा बता दें। रिदम का बता दूं? बेटा रिदम देखो, मेरे रिदम होता है जो पोइट्री में होता है, पोइट्री में एक खास एक रिदम होता है। आप चाहे उसको अभी ना भी समझाओ जो कुछ मैंने बोला था, तो उसमें आपको एक रिदम कहते हैं, जैसे एक आपकी घड़ी जो होती है वो एक रिदम से चल रही होती है ना, टिक 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 टिक, Yes, एक ma'am. रिदम से चल रही है ना, यानी उसके Yes. जो सेकंड्स हैं वो एक रिदम के साथ जा रहे हैं, आगे पीछे तो नहीं होते ना, बिल्कुल मैम। ठीक है, वो होता है रिदम। तो जो कुछ मैंने बोला है कि मूसा ने अर्ज की ये बारे खुदा मकबूल तेरा कौन है बंदों में सिवा, इरशाद हुआ बंदा हमारा वो है जो ले सके और न ले बदी का बदला। अब इसमें म्यूजिकलिटी भी है, रिदम भी है, आ रहा है ना? Yes, ma'am. बस ये है चीज, अब समझ आ गई? यस मैम, जी, आगे चलिए। इन्फ्लुएंस, नहीं बेटा, कल्चरल डाइवर्सिटी। cultural diversity. Literature exists in various languages and form diverse cultures around the world. It provides a means of exploring and understanding different cultures and perspectives. ठीक है जी, आपके डिफरेंट कल्चर, लिटरेचर जो है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में होता है, डाइवर्स कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड होता है। Why? Because it provides a means of exploring and understanding different cultures and perspectives. Understand? Yes, ma'am. जाहिर है आपको फिर पता चलता है, आप चाइनीज कल्चर में चले जाएं आपको पता चलेगा, जापानी कल्चर में चले जाएं, स्पेनिश कल्चर में चले जाएं, कहीं भी चले जाइए, ठीक है, जी वहां मैम। की आपको एक वो फिर वो कल्चर बताएगा। आगे चलिए। Influence. Literature has the power to influence and inspire readers, shaping their beliefs, values, and worldview. It can also have a significant impact on society and politics. ठीक है, अब सुनिए, लिटरेचर हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर रीडर्स, ठीक है, लिटरेचर हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर रीडर्स शेपिंग देयर बिलीव्स। अभी जो मैंने ये लफ्ज बोले थे, मुझे ये बताइए, आपके ड्रामों में एक चीज बहुत ज्यादा दिखाई जाती है, अक्सर खवातीन को दिखाया जाता है कि वो मैंने तो इतने ड्रामे नहीं देखे हैं, लेकिन जितने उड़ते उड़ते देखे हैं उनकी बात कर रही हूँ, उसमें ये दिखाया जाता है कि अच्छा इसने मेरे साथ ये किया ना, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, ऐसा होता है? जी जी मैम, होता है बिल्कुल। ठीक है, तो अच्छा, और कई जगह पे बहुत ज्यादा ज्यादती भी कर, वन पर्सन इज ऑप्रेसिंग द अदर, ऐसा है ना, और बहुत ज्यादा यानी क्या उसे कहते हैं, बहुत ज्यादा साजिशी, ठीक है, आपके एक ड्रामाज में एक बहुत साजिशी कल्चर आपको दिखाई दे रहा है। सास बहू का देख लें आप, साजिश का देख लें, जिससे आपकी एक जहन साजी हुई है, इन्फ्लुएंस हुआ है ना? Yes, ma'am. ठीक है, लड़की अगर एक नए घर में जा रही है तो वो कहती है उनकी ऐसी की तैसी तो मैं पहले से ही कर दूं, ठीक है, और सास जो है वो कहती है इसको मैं पाँव के नीचे कैसे रखूं, ठीक है, लेकिन आप एक
एक 1-to-1 भी तो रख सकते हैं ना। क्यों? अगर आप में कोई खौफे खुदा होगा तो आप ये चीज करेंगे ही नहीं। आपको पता है कि भाई मैं आई एम अकाउंटेबल फॉर व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। तो इस लिटरेचर हैज एनी लिटरेचर that is also part of literature. That is also part of literature. Literature has the power to influence and inspire readers, shaping their beliefs, values and worldview. ठीक है। अब आपके इस वक्त के जो beliefs हैं, इस वक्त के जो आपके beliefs हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ये इसके साथ ड्रामे के साथ, ठीक है। इस वक्त के beliefs जरा मुझे समझाइए कैसे हैं भाई। यही अगर आप इसी किस्म के ड्रामास देख रहे हैं तो आपके दिमाग में सारा वक्त यही चलता रहेगा ना। यस मैम। इसलिए जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि मूसा ने अर्ज की बारे खुदा मकबूल तेरा कौन है बंदे में सिवा, इरशाद हुआ बंदा हमारा वो है जो ले सके और न ले बदी का बदला। यानी ले सकता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, उसके पास मीन्स भी हैं, लेकिन वो फिर भी बदी का बदला नहीं लेगा। मुझे बताओ कि अगर आपको डोमिनेंट आपके ड्रामास इस थीम के ऊपर बन रहे होंगे तो एक मुआशरा डिफरेंट नहीं होगा आज के मुआशरे से। बिल्कुल मैम। क्या ये बात सिर्फ एक बच्चे को समझ आई है कि सबको आई है समझ? सबको आई है मैम। जी। तो ये अब बताइए मुझे कि ये जो चीज है इट इन्फ्लुएंसेस इन द गुड सेंस एंड ऑल्सो इन द बैड सेंस। इस वक्त आप नेटफ्लिक्स उठा के देख लीजिए, आप प्राइम उठा के देख लीजिए, आप किसी भी चैनल को उठा के देख लें, जो तरह के प्रोग्राम्स इस वक्त ऑन एयर आ रहे हैं, वो आपके मुआशरों में, सिर्फ इधर वाले मुआशरे में नहीं, सारी दुनिया के मुआशरों में बिगाड़ लाने के तरफ तुले हुए हैं। यस मैम। वायलेंस प्रमोट की जा रही है ज्यादा। वायलेंस प्रमोट की जा रही है, होमोसेक्सुअलिटी प्रमोट की जा रही है, इधर उधर की दूसरी मुगल्लजात प्रमोट की जा रही है, न्यूडिज्म प्रमोट किया जा रहा है, सेक्सिज्म प्रमोट किया जा रहा है, you name it and that is being promoted on those screens, and of course it is having its influence. आपके आज के बच्चे जो हैं वो समझते हैं वही रियलिटी है, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी इज उस टाइमलेसनेस में, ये जो पीछे हमने बात की थी, रियलिटी असल इस टाइमलेसनेस में है। और आई एम रेफरिंग टू दैट वन बुक जो आजकल के इस वक्त के मौसम में हम बहुत बड़े पढ़ते हैं और बार बार पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको समझना भी चाहिए हमें, ठीक है। Let's read the last paragraph. In summary, literature is a rich and multifaceted multifaceted means बहुत से उसकी different dimensions हैं। form of artistic and intellectual expression that encompasses a wide range of written and spoken works. It offers insight into the human condition, foster creativity and critical thinking, and play a significant role in shaping culture and society. Right. ठीक है।